डॉलर के मुकाबले रुपया अपने ऑल टाइम लो पर पहुंच चुका है। यह खबर आम सी हो गई है, आपने सुनी ही। Indian rupee slumped to an all-time low. The rupee has crossed 83 Indian currency. Rupee is seen hitting rupee, which is now the Indian rupee falling to a record low. लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अगर रुपया ऐसे ही गिरता रहा तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि हमारे लाखों रुपयों की कीमत में केवल ब्रेड का एक पैकेट मिल पाए? कई देशों के साथ ऐसा हो चुका है, हर देश के साथ ऐसा हो सकता है और हम कोई अपवाद नहीं है। क्या आपने कभी सोचा कि रुपया गिरता ही क्यों है, और अगर गिरता है तो डॉलर के मुकाबले क्यों गिरता है? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण कहती हैं कि रुपया नहीं गिर रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है। क्या यह बात सच है? जब देश आजाद हुआ तो $1 की कीमत $1 के बराबर थी, पर आज 86 रुपयों की कीमत $1 के बराबर है। ऐसा कैसे हुआ? यह खेल क्या है? कब से चला आ रहा है? अमेरिका की चाल या सरकार की नीतियों में गोलमाल रुपयों की गिरावट का कारण है? एक सवाल यह भी कि आखिर रुपया डॉलर के मुकाबले किस कीमत में है, से क्या ही फर्क पड़ता है? मशीन हमारी, जितनी मर्जी उतना नोट छाप ले, दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? और इन तमाम सवालों के जवाब न्यूज़ दैट मैटर्स के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। पैसा हाथों की मैल है, यह आपने जरूर सुना होगा और शायद बोला भी होगा, लेकिन आप भी जानते हैं कि ऐसा है नहीं। सबसे पहले यही जानते हैं कि अगर मैल नहीं है तो है क्या पैसा, कैसे आया, कैसे डेवलप हुआ। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, कोई भी आपको पैसे तभी देगा जब आप उन्हें वैल्यू देंगे या उनका काम करेंगे। दुकानदारों को भी आप पैसे तभी देते हैं जब वो आपको सामान देते हैं। तो एक तरह से पैसे का मतलब हुआ वैल्यू। पहले के समय में लोग अपना काम कराने के लिए अनाज देते थे। धीरे धीरे लोग उन चीजों में रुचि दिखाने लगे जो लंबे समय तक खराब नहीं होती या जिनकी वैल्यू ज्यादा होती थी, जैसे सोना। लेकिन सोने के साथ कई सारी दिक्कतें थी, सुरक्षा और मिलावट की। इसलिए सरकारों ने एक ऑप्शन दिया जिससे व्यापार करने के लिए सोना लेकर घूमने का झंझट खत्म हो गया। इसके बदले में आपको कागज की एक रसीद दी गई जिसे प्रॉमिसरी नोट कहा गया। इससे ही आज हम लोग पैसा बोलते हैं। असल में इस कागज के पैसे की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, ये बस कागज का एक टुकड़ा है। इस पैसे की वैल्यू तब होती है जब सरकार आपको कोई वादा करती है, जिसके बाद ही आपको इस पर लिखी हुई रकम मिलती है। अब इस कागज के पैसे के साथ भी एक दिक्कत आई। लोग अपने देश में तो इसे उपयोग कर पा रहे थे, लेकिन देश के बाहर व्यापार में दिक्कत आ रही थी। जैसे मान लीजिए आपको अमेरिका से कुछ खरीदना है तो आप उसे पैसे देंगे। एक लाल रंग का नोट है और हम इसे रुपया कहते हैं और हम आपको एक वादा दे रहे हैं, तो क्या वो इसे लेंगे? नहीं लेंगे। ऐसे ही हम भी उनके डॉलर को क्यों लेंगे? और मान लीजिए किसी स्थिति में हमने उनका डॉलर ले भी लिया तो हम उस डॉलर का करेंगे क्या? पैसा तब पैसा बनता है जब उसकी मान्यता होती है। यह समस्या हर देश के सामने थी, क्योंकि कोई भी ऐसी मुद्रा नहीं थी जिस पर हर देश को भरोसा हो। मान लीजिए आपने अमेरिका से व्यापार करके अमेरिकी डॉलर खरीदा और अब रूस के साथ व्यापार करना है, लेकिन रूस कह रहा है कि वो अमेरिकी डॉलर नहीं लेगा। इस हिसाब से तो आपको हर देश की करेंसी रखनी पड़ती, जो व्यावहारिक नहीं था। लेकिन हर देश सोने और चांदी पर भरोसा करता था, सो इसके जरिए व्यापार हो सकता था। लेकिन इतना सोना और इतनी चांदी ले जाना व्यापार के लिए आसान था नहीं। इसे हल करने के लिए 1870 के दशक में गोल्ड स्टैंडर्ड लाया गया। इसमें देश की करेंसी को सोने के साथ जोड़ा गया। मान लीजिए भारत ने 1 ग्राम सोने का मूल्य 100 रुपए घोषित किया। अगर कोई 100 रुपए लाएगा तो उसे इसके बदले 1 ग्राम सोना मिलेगा, और अगर कोई 1 ग्राम सोना लाएगा तो उसे उसके बदले 100 रुपए। इसी तरह अमेरिका ने भी ऐलान किया कि 1 ग्राम सोने की कीमत $2 होगी। इसका मतलब $2 1 ग्राम सोने के बराबर होंगे और 100 रुपए भी 1 ग्राम सोने के बराबर होंगे। तो $2 अपने आप 100 रुपए के बराबर हो गए। अगर हम $1 की कीमत निकालना चाहें तो वो 50 रुपए के बराबर होगा। इस तरह दो मुद्राओं के बीच का लेन देन होने लगा, और इसी लेन देन के लिए इस तरह तय किए गए दर को एक्सचेंज रेट कहा जाने लगा। एक्सचेंज रेट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, जिसका मतलब है कि सरकार एक्सचेंज रेट या मुद्रा के विनिमय दर को नियंत्रित करती है। दूसरा, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, मतलब मुद्रा का विनिमय दर बाजार में डिमांड और सप्लाई के आधार पर बदलता रहता है। और तीसरा, मैनेज्ड एक्सचेंज रेट,
कुछ देश कहते हैं कि वे अपने करेंसी की वैल्यू में उतार चढ़ाव को बाजार में बदलती आपूर्ति और मांग के आधार पर अनुमति देंगे, लेकिन यह एक सीमा तक ही होगा। वे एक लिमिट तय करेंगे कि करेंसी की वैल्यू 5-10% से ज्यादा नहीं बदल सकती। विभिन्न देशों में अब इन तीनों एक्सचेंज रेट के आधार पर ही व्यापार किया जाने लगा। अब कोई भी दो देशों के आपस में व्यापार से एक दूसरे की करेंसी लेने से कोई दिक्कत थी नहीं, क्योंकि दोनों देश जानते थे कि ट्रेडिंग के बाद जो करेंसी आती है उसे कभी भी सोने में बदला जा सकता है। लेकिन यहां भी एक दिक्कत थी। दिक्कत क्या, वो उदाहरण के साथ समझिए। मानिए हम किसी देश के साथ ट्रेडिंग करके उसकी करेंसी इकट्ठा कर रहे हैं। जब हम उसे सोने में बदलने गए तो पता चला उस देश के पास तो सोना है ही नहीं। इसलिए यह नियम बनाया गया कि एक देश उतनी ही मात्रा में नोट छाप सकता है जितना सोना उसके पास है, ताकि अगर किसी देश को करेंसी देकर सोना चाहिए तो वो उसे सोने के देने की स्थिति में हो। इस तरह ट्रेडिंग सोने के साथ शुरू हुई और करेंसी एक जरिया बनी, यानी कि मीडियम। हालांकि साल 1971 में गोल्ड स्टैंडर्ड को हटाकर डॉलर को बेस बना दिया गया। अब आप कहोगे कि गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम तो सही था, इसे हटाया क्यों गया? अगर इसे हटाया गया तो डॉलर को ही बेस क्यों बनाया गया? तो साहब, जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो विभिन्न देशों ने अमेरिका से हथियार खरीदे। यह संकट इतना बड़ा था कि देशों ने पैसों की कमी के बाद गोल्ड करेंसी के आधार पर हथियार खरीदना शुरू कर दिया, जिससे धीरे धीरे सोना अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो गया। इसके बाद दूसरा विश्व युद्ध हुआ और हथियारों की खरीद फरोख्त के चलते दुनिया का 80% सोना अमेरिका के पास पहुंच गया। अब सभी देश आर्थिक संकट का सामना कर रहे थे। देशों के पास सोना नहीं था और कर्ज में डूबे हुए थे। इन हालात में सोने को मुद्रा के साथ जोड़कर व्यापार करना संभव नहीं था, क्योंकि देश सोने के बदले नोट छापकर व्यापार करते थे। अगर उनके पास सोना ही नहीं तो व्यापार कैसे होगा, और जब व्यापार नहीं होगा तो देश चलेगा कैसे? इस बारे में देशों ने 1944 में एक मीटिंग की थी, जिसे ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। इस मीटिंग में IMF और IBRD नाम की दो संस्थाएं बनाई गई। IBRD का काम था उन देशों को मदद करना जो युद्ध में तबाह हो गए थे, उन्हें फिर से बनाना और उनके अर्थव्यवस्था को स्थिर करना। आज के समय में इसे विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। IMF का मकसद देशों के बीच व्यापार को सुगम बनाना था। इस बैठक में यह तय हुआ कि अगर देशों के पास सोना नहीं है तो वे अमेरिकी डॉलर में व्यापार कर सकते हैं। अमेरिकी डॉलर ही क्यों, दूसरी मुद्राओं में क्यों नहीं? क्योंकि अमेरिका ही एक ऐसा देश था जिसके पास इतना सोना था। इस समय अमेरिका ने भी यह घोषणा की कि कोई भी US डॉलर लाकर सोना ले सकता है या सोना लाकर US डॉलर ले सकता है। हर देश किसी ना किसी संसाधन में अच्छा होता है, तो वो अमेरिका के साथ व्यापार करके डॉलर के रिजर्व को बढ़ा सकता था। और डॉलर का रिजर्व होना सोने के रिजर्व के बराबर है, जिसे कोई भी देश कभी भी बदल सकता है। ये व्यापार का एक तरीका बन गया। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो भारत ने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को व्यापार के लिए अपनाया। मतलब सरकार ही रुपए की कीमत को घटा और बढ़ा सकती थी। शुरुआत में सरकार ने 1 रुपए को $1 के बराबर रखा। 1950 के आसपास सरकार ने देश के विकास पर खूब खर्चा किया, लेकिन इसे उतना पैसा वापस नहीं मिला। इस कारण करेंसी की कीमत गिरानी पड़ी। जब हम 1960 और 1970 के दशक में पहुंचे तब कई युद्ध हो चुके थे। इंडिया पाकिस्तान का युद्ध, इंडिया चाइना का युद्ध। हमारे देश को फिर से बड़े नुकसान उठाने पड़े। दूसरे देशों से कर्ज लेना पड़ा। देश को अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए विदेशी निवेश की जरूरत थी, जिसकी वजह से सरकार को बार बार रुपयों की कीमत गिरानी पड़ी। वहीं दूसरी ओर 70 के दशक में अमेरिका भी वियतनाम युद्ध में फंस चुका था। इस समय अमेरिकी अर्थव्यवस्था भी गिर रही थी। नतीजतन अमेरिका गोल्ड रिजर्व की तुलना में ज्यादा डॉलर छापने लगा, जिससे दूसरे देशों का डॉलर से भरोसा उठने लगा। इसलिए वो अपने डॉलर रिजर्व को गोल्ड में बदलने लगे। 1965 में फ्रांस के राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल ने अमेरिका को डॉलर दिए और सोना वापस ले लिया। धीरे धीरे दूसरे देशों ने भी यही तरीका अपनाना शुरू कर दिया। इसकी वजह से अमेरिका का सोने का भंडार तेजी से घट रहा था, साथ ही उसकी अर्थव्यवस्था भी गिर रही थी, जिसके चलते 1971 में अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने डॉलर और सोने का कनेक्शन काट दिया। इसका मतलब था कि अब सोने को डॉलर में नहीं बदला जा सकता और डॉलर को सोने में नहीं। इसे निक्सन शॉक भी कहा जाता है। यह दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका था,
लेकिन अमेरिका के लिए मुनाफे का सौदा साबित हुआ, क्योंकि सभी देशों के भंडार डॉलर में थे। इसलिए सभी देश डॉलर में व्यापार करने लगे और डॉलर एक वैश्विक मुद्रा बन गई, ग्लोबल करेंसी। वहीं रुपया इस समय भी कमजोर होकर गिर रहा था। साल 1973 में दुनिया में एक बड़ा तेल संकट आया। भारत जो तेल दूसरे देशों से इंपोर्ट करता था वो महंगा हो गया, जिससे रुपए की वैल्यू और गिरी। इसके बाद देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई और विदेशी निवेशकों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर भरोसा टूट गया। जब हम 1990 के दशक में पहुंचे तब $1 की कीमत 17 रुपए 50 पैसे थे। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे बड़ा झटका 1991 में लगा, जब देश के पास मात्र 15 दिनों का फॉरेन रिजर्व बचा था। इस स्थिति से निकलते हुए तब के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण की नींव रखी, जिसके बाद 1994 में रुपए को फिक्स्ड एक्सचेंज रेट से हटाकर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पर रख दिया गया। फिर रुपए की कीमत मार्केट में मांग और आपूर्ति के हिसाब से बदलने लगी। इस बीच कई सरकारें आई। 2004 से 14 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार रही। तब नरेंद्र मोदी ने यह बयान दिया था। कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाएगा, इसकी कंपटीशन चल रही है। चलिए अब इस बयान की तफ्तीश कर लेते हैं। तो साहब, जब साल 2004 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तब $1 की कीमत 45 रुपए थी, जो साल 2013 में बढ़कर 56 रुपए हो गई। यानी कि मनमोहन काल में रुपए की गिरावट 11 रुपए हुई। वहीं अब दूसरी ओर देखिए, जब साल 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब $1 की कीमत 62 रुपए थी, जो अब साल 2025 में बढ़कर 86 रुपए हो गई है, यानी लगभग 24 रुपए की गिरावट। अब इसमें तो मोदी जी ही बता सकते हैं कि रुपया ज्यादा गिर रहा है या सरकार ज्यादा गिर रही है। रुपए का गिरना सरकार के कई फेल्योर्स की ओर भी इशारा करता है, जैसे निर्यात घट रहा है और आयात बढ़ रहा है। यह दर्शाता है कि मेक इन इंडिया पूरी तरह फेल हो चुका है। एक उदाहरण देखिए, कुछ ही महीनों पहले रेलवे ने रेल नेटवर्क की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 15,000 करोड़ रुपयों के अनुमानित खर्च पर कोचों और इंजनों में करीब 75,000 AI पावर्ड CCTV कैमरा लगाने का फैसला लिया। जब इन कैमरों की सप्लाई आई तो पता चला ये कैमरे चीन में बने थे, जिन्हें इंडिया में ताइवान का लेबल लगाकर लाया गया था। चूंकि ये AI पावर्ड कैमरे थे तो चीन आसानी से हमारी निगरानी कर सकता था। एक अनुमान के मुताबिक देश में 20 लाख से ज्यादा CCTV कैमरे लगे हुए हैं। इनमें से करीब 10 लाख चीन में बने हैं। सरकारी संस्थानों में लगाए गए 90% से ज्यादा कैमरे चाइना में मैन्युफैक्चर्ड हैं। यहां तक कि मेक इन इंडिया का लोगो भी चीन में बना है। चलिए अब अगले सवाल पर आते हैं कि जब निर्मला सीतारमण कहती हैं कि रुपया नहीं गिर रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है, तो क्या उसमें सच्चाई होती है? साहब, जब डॉलर मजबूत होता है तो यह बात सही है कि रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि रुपया नहीं गिर रहा है। चलिए मान लिया डॉलर मजबूत हुआ है, इसलिए डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत कम हो गई। लेकिन रुपए की डॉलर के मुकाबले स्थिति कमजोर होने के साथ साथ यूरो और पाउंड के मुकाबले भी तो स्थिति कमजोर हो रही है। साल 2014 में एक यूरो 81 रुपए का था, जो इस साल बढ़कर 89 रुपए हो गया है। वहीं पाउंड साल 2013 में 91 रुपए का था, जो अब बढ़कर 105 रुपए का हो गया। अब इसमें भी निर्मला सीतारमण जी कहेंगी रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, बल्कि यूरो और पाउंड मजबूत हो रहे हैं। First of all, I would look at it as not rupee sliding, and look at it as dollar strengthening. तो इस बयान को थेथरई कह सकते हैं, तार्किक बयान नहीं। अब हम अपने आखिरी सवाल पर आते हैं कि जब सरकार जितने चाहे नोट छाप सकती है तो फिर ज्यादा नोट छापकर गरीबी खत्म क्यों नहीं कर देती? इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें यह समझना जरूरी है किसी चीज की कीमत कैसे तय होती है। इसे समझने के लिए मान लीजिए आपके पास एक कार है और आप उसे 10,000 रुपए में बेचना चाहते हैं। अब हजारों लोग आपके दरवाजे पर उस कार को खरीदने के लिए आएंगे। अब आपके पास तो सिर्फ एक कार है और उसे खरीदने वालों की संख्या हजारों में है। आप क्या करेंगे? एक कार तो 1000 लोगों के लिए बेच सकते नहीं, तो आपको इस स्थिति में कार की कीमत बढ़ानी होगी। लेकिन कितनी बढ़ानी होगी? उतनी कि खरीदने वालों की संख्या घटकर 1 रह जाए। इसी तरह से दुनिया भर में सभी उत्पादों की कीमतें तय होती हैं। इसे मांग और आपूर्ति का नियम कहते हैं।
कई बार आप सुनते हैं कि प्याज और टमाटर की कीमत बढ़ गई। इसका सीधा सा मतलब है कि प्याज और टमाटर की मांग के मुताबिक आपूर्ति नहीं हो रही है, यानी कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम। चलिए अब उस सवाल का जवाब देते हैं कि सरकार ज्यादा पैसे छापकर गरीबी क्यों नहीं खत्म कर देती। देखिए, कंपनी ने 100 कारें बनाई और हर कार की कीमत 1 लाख रुपए रखी। जिनके पास पैसे हैं केवल वही कार खरीदेंगे। लेकिन एक दिन सरकार क्या करती है कि पैदल चलने वाले लोगों पर तरस खाती है और बहुत सारा पैसा छापकर लोगों में बांट देती है। अब सभी के पास पैसा है और कोई गरीब नहीं है। जाहिर है अब ये लोग भी कार की चाह रखते हैं तो ये भी कार खरीदने चले जाते हैं। और जिस कंपनी के पास 100 कार थी उसके पास लाखों की संख्या में कस्टमर्स जाते हैं। अब ये कंपनी 100 कारों को तो लाखों ग्राहकों को बेच नहीं सकती, तो ये क्या करेगी? एग्जैक्टली वही करेगी जो आपने किया था, कारों की कीमत बढ़ा देगी। ज्यादा नोट छापना गरीबी से लड़ने का कोई हल नहीं होता, बल्कि इससे तो मामला और ज्यादा बिगड़ जाता है। यह हम अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे से सीख सकते हैं। जिम्बाब्वे ने भी अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए अनलिमिटेड मुद्रा छापकर लोगों में बांटना शुरू कर दिया था, जिससे उसकी स्थिति भयावह हो गई। दरअसल 2000 के दशक में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति मुगाबे ने फास्ट ट्रैक लैंड रिफॉर्म की घोषणा की, नस्लीय आधार पर जमीनों का पुनर्वितरण किया। यह फैसला शुरुआत में ऐतिहासिक रूप से न्याय जैसा दिख रहा था, लेकिन विनाशकारी साबित हुआ। जिन जमीनों पर पहले गेहूं और मक्का लहलहाते थे वो अब बंजर हो चुके थे। जिन लोगों को जमीनें पुनर्वितरित की गई उन्हें खेती का अनुभव नहीं था, सो उत्पादन ठप हो गया। जिम्बाब्वे जो कभी अफ्रीका का ब्रेड बास्केट कहलाता था, अब भुखमरी की कगार पर था। इस आर्थिक तबाही से निपटने के लिए सरकार ने अगला कदम उठाया, अनलिमिटेड मनी प्रिंटिंग। उन्होंने मशीन चलाई, नोट छापे और सोचा ये संकट खत्म हो जाएगा। लेकिन हर छपे हुए नोट के साथ हालात और खराब होते गए। जिम्बाब्वे के बाजार में अजीब सी अफरा तफरी मच गई। सुबह एक रोटी की कीमत 1000 जिम्बाब्वे डॉलर थी, लेकिन शाम होते होते वही रोटी लाखों डॉलर में बिकने लगी। लोगों को अपनी जिंदगी भर की बचत कागजों के ढेर जैसी लग रही थी। हालात इतने बदतर हो गए कि लोग अपने ही देश की मुद्रा को छोड़कर विदेशी मुद्राओं का उपयोग करने लगे। जिम्बाब्वे के उदाहरण से ये बात तय है कि ज्यादा नोट छापने से सिर्फ महंगाई और मुसीबत बढ़ेगी। और एक और बात इस पूरे वीडियो के बाद तय दिखती है कि सरकार को अपने नीतियों में बदलाव करने होंगे। सरकार को अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर कदम उठाने होंगे, न कि बेहूदी बयानबाजी करनी होगी। लेकिन अफसोसजनक यह है कि हमारा दौर बेहूदी बयानबाजियों से भरा हुआ है और ठोस कदमों से अभावग्रस्त। आपको क्या लगता है रुपए की कीमत क्यों गिर रही है? और क्या आपको लगता है कि रुपए की कीमत गिरना सरकार की वैल्यू के गिरने जैसा है? आपको जो भी लगता है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। इस प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। शुक्रिया।